हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये है बॉटनी की क्लास और अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन कवक जो अपन ने स्टार्ट कर दिया था, फंजाई जगत जो अपन ने स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर अपन ने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो अपन ने पढ़ लिया। इस लेक्चर में अपन करेंगे जो आपका फंजाई जगत है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा कौन से वर्ग के अंदर कैसा जनन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फंजाई है, उसके अंदर अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग क्लास हैं, ठीक है। तो उन क्लास के अंदर किस प्रकार से जनन होता है उनके बारे में बात करेंगे। फिर उन वर्ग की जो डिटेल होगी वो करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर, है ना। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अपन जनन की बात करेंगे, कौन सी क्लास के अंदर किस प्रकार का जनन है उसको ध्यान से समझेंगे। चलो, सबसे पहले पोषण की बात करनी है ना, पोषण नहीं करा किया अपन ने अभी तक, है ना, तो पोषण की भी बात करेंगे। चलो, तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने से पहले कल वाले टेस्ट, कल ही हुआ था ना टेस्ट, हाँ, कल वाले टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन था, उसके अंदर कुछ दिक्कतें थी, वो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी भैया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाला पढ़ लो, कोई जो आपको जी करे वो पढ़ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि जीव में यूकार्योटिक कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं कैसी हैं? यूकार्योटिक हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कोशिका भित्ति में कोई सेलुलोज नहीं है, और क्या बोल रहा है कि कोशिका भित्ति में कोई सेलुलोज नहीं है। मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है। एक तो आपको क्या बोला, यूकार्योटिक कोशिका है। दूसरी बात बोल रहा है कि कोशिका भित्ति में कोई सेलुलोज नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनना, यह सघन उत्तक या अंग स्तर का संगठन नहीं बनाता है, ठीक है। चलो, तो इसे किस प्रकार के जगत से संबंधित होना चाहिए विटेकर के अनुसार, है ना। चलो, पॉइंट्स क्या क्या बोल रहे हैं इसने। पहली बात तो यूकार्योटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, मतलब मोनेरा जगत तो नहीं है, क्योंकि मोनेरा के अंदर क्या है, प्रोकार्योटिक है, तो मोनेरा तो है नहीं, तो तीसरा ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। बचे अब तीन ऑप्शन, कवक, प्लांटी और प्रोटिस्टा। अब क्या बोला है, कोशिका भित्ति में कोई सेलुलोज नहीं है, और आप सबको पता है प्लांट्स के अंदर तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो प्लांटी जगत भी इसमें कट जाएगा। कौन कौन से कट गए? प्लांटी कट गया और मोनेरा कट गया। बचे कौन से? कवक और प्रोटिस्टा। अब आपको यह लग रहा होगा कि भैया ये तो प्रोटिस्टा में आना चाहिए, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यूकार्योटिक भी है, ठीक है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं है, होना चाहिए। उसके अलावा क्या बोला, सघन उत्तक या अंग स्तर नहीं बनने चाहिए। उसके अलावा बोल रहा है कि इस प्रकार की किससे संबंधित हो सकते हैं, तो प्रोटिस्टा से भी आपको मिलते जुलते लगेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर सेलुलोज की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, भैया कहां पाई जाती है? याद करो, मैंने आपको अवंपक कवक जो पढ़ाए थे, स्लाइम मोल्ड पढ़ाए थे, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और बीजाणुओं के पास में क्या होती है, वास्तविक कोशिका भित्ति होती है उनके पास में, ट्रू वॉल्स। याद आया, उनके पास में क्या होती है, वास्तविक कोशिका भित्ति होती है। और वो वास्तविक कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो आपके जो स्लाइम मोल्ड हैं, जो अवंपक कवक हैं, उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। और यहां क्या बोल रहा है कि कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं है, तो इसलिए प्रोटिस्टा जगत नहीं हो सकता। एक तो पॉइंट ये हो गया प्रोटिस्टा जगत न होने का। दूसरा पॉइंट बताऊं आपको, यहां बोल रहा है सघन उत्तक या अंग स्तर, ठीक है, सघन उत्तक या अंग स्तर नहीं है। अब अपन एक टेबल दिखाता हूं एनसीईआरटी की, जो अपन पहले कर चुके हैं। आ जाओ पीछे पीछे पीछे, ये एनसीईआरटी की टेबल, ये वाली देखो, ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, फंजाई में देखो क्या लिखा हुआ है, अदृढ़ उत्तक बनते हैं। और अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या नहीं बनने चाहिए, आपके कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बनने चाहिए, ठीक है, कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बनने चाहिए। तो बिल्कुल भैया फंजाई के अंदर कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बनते, अदृढ़ उत्तक बनते हैं, ठीक है। और यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बनने चाहिए, जो आपके सघन उत्तक नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, फंजाई के अंदर सघन उत्तक नहीं बनते हैं। कैसे उत्तक बनते हैं? अदृढ़ उत्तक बनते हैं, लूज टिश्यू बनते हैं। तो यहां उत्तकों की बात कर रहा है, और प्रोटिस्टा के अंदर तो कोशिका ही रहती है सिर्फ, ठीक, एक कोशिका का काम है, वहां तो उत्तक की कोई काम ही नहीं आ रहा। यहां क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, यहां पर ये उत्तक की बात नहीं करता, ठीक है, सेलुलोज की बात नहीं करता, तो अपन प्रोटिस्टा बोल सकते थे। लेकिन यहां से पहली बात तो सेलुलोज की बात कर दी, जबकि सेलुलोज जो प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है, ठीक बात है।
दूसरी बात यहां पर बोल रहा है अदृढ़ ऊतक, ठीक है, जो आपके सघन ऊतक नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल भाई कवक के अंदर सघन ऊतक नहीं होते, उसके अंदर अदृढ़ ऊतक होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं, ठीक बात है। और क्या बोल रहा है, अंग स्तर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंग स्तर नहीं होता कवक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये बातें किसके लिए होती हैं, ये बातें जो किस ओर इशारा करती हैं, कवक के लिए इशारा करती हैं। प्रोटिस्टा जगत भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक तो सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है प्रोटिस्टा के अंदर, और यहां बोला कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपका सघन ऊतक या अंग स्तर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सघन ऊतक या फिर अंग स्तर नहीं होता किसके अंदर, फंजाई के अंदर, उसके अंदर अदृढ़ ऊतक होते हैं, ठीक बात है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये प्रोटिस्टा नहीं आएगा, ठीक है। आपने इतना सोचा, ठीक है, मेरे पास एक मैसेज है बार बार आया, तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, विष्णु नाम है ना, तो समझ में आया किस प्रकार से यहाँ पर कवक आएगा ना। तो आपका वैसे आपने जो सोचा वो सही भी सोचा था कि प्रोटिस्टा हो सकता है, लेकिन वहां पर वास्तविक कोशिका भित्ति मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है, तो सेलुलोज से बनी हुई है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो वहां लिख लेना भाई, है ना, कि जो वास्तविक कोशिका भित्ति मैंने आपको बताई थी बीजाणु के अंदर, किसके बीजाणु, अवमपक कवक के, तो वास्तविक जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई होती है, वो आपकी सेलुलोज से ही बनी हुई होती है। चलो अब इसको यहां से कर देते हैं डिलीट करें या पढ़ा रहने दें, चलो पढ़ा रहने दें, क्वेश्चन ही तो है। चलो अब बात करते हैं आगे, अब बात करेंगे किसकी, फंजाई में पोषण। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंजाई में पोषण। चलो फंजाई में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फंजाई जो है आपकी मर्तपोषी भी होती है, परपोषी भी होती है, ठीक है। स्वपोषी होती है क्या, नहीं जी, स्वपोषी जो है आपकी नहीं होती। फंजाई 3 प्रकार के पोषण दिखाती है भैया, कौन कौन से, एक तो मर्तपोषी, मरी हुई चीजों को खाएगी, दूसरी परपोषी, ठीक है, दूसरी चीजों से अपना भोजन लेगी, 2 तो ये हो गए, तीसरी परजीवी, ठीक है, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो परजीवी, ठीक है। तो 3 इसके अंदर क्या होते हैं, पोषण होते हैं, 3 प्रकार के पोषण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो फंजाई के अंदर कितने प्रकार के पोषण है, 3 प्रकार के, एक को लिखते हैं। पहला है आपका मर्तपोषी, दूसरा है आपका परजीवी, और तीसरा है आपका सहजीवी, अभी बताऊंगा ना, परपोषी नहीं, सरजीवी है ना। चलो ध्यान से देखना, मर्तपोषी तो आप सब जानते हो कि मरी हुई चीजों जो है उनको खाएंगे ना, तो अधिकतर तो मर्तपोषी ही होते हैं। ये जो आपकी फंजाई है वो अधिकतर कैसी होती है, मर्तपोषी ही होती है, अधिकतर तो कैसी होती है, मर्तपोषी ही होती है, ठीक बात है। और ये मर्तपोषी पर कैसे खाती हैं, ये मैं आपको 12वीं क्लास के अंदर जब मैंने आपको डिकम्पोजर्स की बात करी थी अपन ने, ठीक है, अपघटन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं सड़ी गली हुई चीजों पर अपना एंजाइम निकालती हैं बाहर, और उस एंजाइम की वजह से क्या होता है, वो उसका जो एंजाइम निकालने के बाद में वो गल जाते हैं, उसके बाद में उसको वो खाते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल समझाया हुआ है, ठीक है। तो अधिकतर ये मर्तपोषी होती है। मर्त जो सबस्ट्रेट होगा, मर्त सबस्ट्रेट, और एक चीज और बताऊं आपको, एनसीईआरटी में सबस्ट्रेट को बबस्ट्रेट लिख रखा है ना, तो वो शायद ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, तो आप चेक कर लेना भाई, अपनी एनसीईआरटी में देख लेना। अगर आप वहां पर सबस्ट्रेट की जगह एनसीईआरटी में जो आप कवक जगत वाला जो पेज जो स्टार्ट करोगे उसी में सबस्ट्रेट की जगह बबस्ट्रेट लिख रखा है ना, तो उसको सबस्ट्रेट कर लेना, ठीक है। तो मर्त सबस्ट्रेट से घुलनशील पदार्थ, घुलनशील पदार्थ को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ये मर्तपोषी जीवों को कैसे, उससे अपना भोजन कैसे लेते हैं, मर्तपोषी जो है वो अधिकतर फंजाई जो है कैसी होती है, मर्तपोषी ही होती है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि ये जो क्या करेंगे, जो मर्त सबस्ट्रेट है, मान लो कोई जीव मर गया, ठीक है, तो जो उसकी बॉडी है उसको क्या कह दिया, सबस्ट्रेट कह दिया ना। तो जो मर्त सबस्ट्रेट है उससे जो घुलनशील जो पोषण होगा ना, उसको क्या करेंगे, ये ले लेंगे ना, उसको खाएंगे ना, जो घुलनशील पदार्थ होगा, ठीक है, उसको अवशोषित करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। चलो अब बात करेंगे परजीवी की। परजीवी इंग्लिश में पैरासिटिक है ना, और पैरासाइट मैंने आपको बताई कि कौन होती है, वो दूसरे जीव पर रहती है, ठीक है, वो
फोम जो दूसरे जीव पर रहती है, एक जीव जो दूसरे जीव पर रहता है उसको क्या कहेंगे अपन, पैरासिटिक कहेंगे या फिर परजीवी अपन कहेंगे। ठीक है, और परजीवी जो है ऐसे होते हैं कि भाई एक जीव जो दूसरे जीव पर रहेगा लेकिन जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, मतलब उस जीव पर रहकर उसी से खाना ले रहा है लेकिन उसी को नुकसान भी पहुंचाएगा, खाना भी उसी से लेगा, वहीं पर रहेगा, ठीक है, आवास भी उसका, खाना भी उसका और नुकसान भी उसी को पहुंचाएगा। ऐसे जीवों का कहते हैं परजीवी कहते हैं। एक होता है सहजीवी और एक होता है परजीवी। समझो, मतलब समझो इनका। सहजीवी भी क्या होता है, एक जीव जो है वो दूसरे जीव के साथ में रहेगा लेकिन सहजीवी के अंदर क्या क्या होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा एक दूसरे को, बिल्कुल साथ में मिलकर रहेंगे, है ना, बिल्कुल साथ में दोनों मिलकर रहेंगे। लेकिन परजीवी के अंदर क्या होगा, दोनों रहेंगे तो साथ में, लेकिन एक जीव जो है वो दूसरे जीव को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो परजीवी के अंदर एक जीव का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है, और सहजीवी के अंदर दोनों का ही फायदा होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, और जब 12th पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, परजीवी के बारे में बात करते हैं। तो ये जीवित पौधों, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, जीवित पौधों और जंतुओं पर निर्भर होते हैं ना, पर निर्भर होते हैं। इसमें क्या जाएंगे एग्जाम्पल, एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, ये सारे क्या परजीवी पैरासाइट हैं सारे के सारे ना। एल्बुगो हो गया, पक्सीनिया हो गया, इसके एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा स्टिलेगो ना, स्टिलेगो ये भी इसका एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल हैं इसके। अब बात करेंगे सहजीवी की। सहजीवी कौन से हैं, जो दो जीव जो वो साथ साथ में रहेंगे लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दोनों आपस में मिलजुल के रहेंगे ना। तो मिलजुल के रहेंगे, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में, अभी बता रहा हूं सिर्फ आपको ना। तो सहजीवी के अंदर एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, एक तो लाइकेन है, ठीक है। लाइकेन कब बनता है, जब एल्गी और फंजाई, सेवाल और फंजाई जब दोनों साथ मिलकर रहे। मैंने आपको बताया कि 2 जीव दोनों मिलकर साथ में रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक जीव कौन सा हो गया, एल्गी, दूसरा हो गया फंजाई। अगर एल्गी, सेवाल और कवक दोनों साथ मिलकर रह रहे हैं तो क्या बनाते हैं वो दोनों, उनके बंधन को क्या कहेंगे अपन, लाइकेन कहेंगे। एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रह रहे हैं तो उनके बंधन को क्या कहेंगे, उनके रिश्ते को क्या कहेंगे अपन, लाइकेन कहेंगे। ठीक बात है। चलो, दूसरा है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा कब कहेंगे, माइकोराइजा तब कहेंगे जब कवक जो है ना वो किसके साथ में मिलकर रहे, कवक जो है वो किसके साथ में मिलकर रहे, जड़ों के साथ में मिलकर रहे ना। कवक जब जो फंजाई है वो बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनकी जड़ों के साथ में मिलकर रहे ना, तब उसको क्या कहेंगे अपन, उस रिश्ते को क्या कहेंगे, माइकोराइजा कहेंगे। एलाइकेन क्या होता है, जब एल्गी और फंजाई साथ में रहेंगे तो लाइकेन, और जो बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ों के साथ में अगर फंजाई रह रहा है तो उसको कहेंगे माइकोराइजा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बातें लिख भी देते हैं। तो ये एल्गी के साथ फंजाई, और ये हो जाएगा आपके उच्च पादपों की जड़ों मतलब रूट्स ना, जड़ों के साथ फंजाई। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, पोषण होगा। 3 प्रकार के पोषण है इसके अंदर, मृतपोषी, परजीवी और आपके सहजीवी। अब बात करेंगे अपन की बॉडी स्ट्रक्चर की, बात करेंगे ना, बॉडी स्ट्रक्चर। हिंदी में बात करें तो कायिक संरचना, तो हिंदी वाली हेडिंग डालते हैं, कायिक संरचना, इंग्लिश में बॉडी स्ट्रक्चर। किसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन बॉडी स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो इनके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, आप कहोगे भैया हमें पता है किस चीज की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई होती है। कवक के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन में ये आ गया, क्वेश्चन ही ये आ गया, मान लो कि कोशिका भित्ति जो है, फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है। ऑप्शन बोल रहा हूं, काइटिन पहला, दूसरा है काइटिन और पॉलीसेकेराइड, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज और चौथा ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें,
मैं ये बोल रहा हूं फंजाई या फिर कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? ए ऑप्शन काइटिन, दूसरा है काइटिन और पॉलीसेकेराइड, तीसरा है सेलुलोज और चौथा है पॉलीसेकेराइड। चारों में से कौन सा सही होगा? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए जल्दी से। काइटिन की बनी हुई थी ना? नहीं, सिर्फ काइटिन की नहीं बनी हुई थी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है ना। तो अपन को ये पूछा कवक के अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपको क्या आंसर देना है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड वाला टिक करना आपको आंसर है ना। अगर ऑप्शन में सिर्फ काइटिन दे रखा है, पॉलीसेकेराइड का कहीं नाम ही नहीं है, तो आपको काइटिन वाले पे टिक मारना है। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन भी है दे रखा है, एक ऑप्शन में सिर्फ काइटिन लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको दोनों वाला जो है वो टिक मारना है। ठीक बात है। चलो, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब भैया जो आपकी फंजाई जो है ना, फंजाई जो है, कवक जो है, वो एक कोशिक भी होते हैं और वो बहुकोशिक भी होते हैं। देखो, सारी जो कवक है होती तो बहुकोशिक ही है, लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो एक कोशिक है, बाकी जितनी भी कवक है सारी की सारी बहुकोशिक है, सारी की सारी मल्टी सेलुलर है। सिर्फ एक कवक जो है, एक अपवाद है, उसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट भी है। अपन 12वीं क्लास के अंदर भी बहुत बार इसका नाम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? पहले एक कोशिक कौन सी है? वो एक कोशिक और दूसरी बहुकोशिक। ठीक है, तो एक कोशिक कौन सी है? एक कोशिक सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? वो है आपकी यीस्ट। ठीक है, यीस्ट को छोड़ के, यीस्ट एक कोशिक है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी कवक हैं सारी की सारी क्या है? बहुकोशिक है। सिर्फ आपकी जो यीस्ट है वो एक कोशिक है। ठीक है, तो बहुकोशिक जो है वो कैसी होती है? तंतुमयी होती हैं। कैसी होती हैं? तंतुमयी। ठीक है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंट से धागे से जो है वो होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कैसे, संरचना बना के दिखाता हूं। ये धागा है, ये धागा है, ये धागा है। ठीक है, ये धागा, ये ऐसे कवक जो इस प्रकार की ही होती है, धागे से आपस में उलझे हुए होते हैं, ये कवक है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? तंतुमयी होती है। अगर ये बहुकोशिका है तो तंतुमयी है, और एक कोशिका तो एक ही एग्जाम्पल है, वो कौन है? यीस्ट। ठीक है, चलो फंजाई कैसी होती है? अभी तो मैंने आपको बताया कैसी होती है, तंतुमयी होती है। फंजाई कैसी होती है? तंतुमयी होती है। ठीक बात है, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल इस फ्लो चार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना। फंजाई कैसी होती है? तंतुमयी होती है। ठीक बात है। लंबी पतली धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। क्या लिख दिया? कवक तंतु कहते हैं। ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? फंजाई कैसी होती है? तंतुमयी होती है, मतलब धागों से बनी हुई होती है। और ये धागे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है, पतले होते हैं। ठीक है, और ये जो लंबे पतले और धागे जैसी संरचना होती है इन तंतुओं की। ठीक है, धागे जैसी संरचना, जिनको अपन क्या कहेंगे? कवक तंतु कहेंगे। ठीक है, फंजाई कैसी तंतुमयी होती है, लंबी पतली धागे जैसी संरचना होती है, जिसको अपन कवक तंतु कहते हैं। ठीक बात है।
फिर आगे जो है ये जो कवक तंतु है ना, कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। कवक जाल, जिसको इंग्लिश में माइसेलियम कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। फंजाई कैसी होती है? तंतुमयी होती है। तंतु कैसे होते हैं? लंबे, पतले और धागे जैसी संरचना है इनकी, ठीक है, जिनको अपन क्या कहेंगे? कवक तंतु कहेंगे। और इन कवक तंतुओं का बन जाएगा कि जाल सा बन जाएगा, उस जाल को क्या कहेंगे? कवक जाल कहेंगे, और उसको इंग्लिश में कहते हैं माइसेलियम। किसको? कवक जाल को इंग्लिश में माइसेलियम कहते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, ठीक है, डायग्राम क्या है? ऐसा ही देखो, ये क्या है? ये क्या है? तंतु है, कवक तंतु है। क्या है? कवक तंतु। लंबा है, पतला है, धागे जैसी संरचना है, ठीक है। अब इन्हीं कवक तंतु क्या बन जाएगा? एक जाल सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक जाल सा बन जाएगा। देखो ये एक और कवक तंतु, ये एक और कवक तंतु, ये एक और कवक तंतु, ये 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 इतने सारे कवक तंतु मिलकर क्या बना लिया इन्होंने? एक जाल बना लिया। बन गया ना जाल। इस जाल को क्या कहेंगे अपन? कवक जाल कहेंगे। इस जाल को क्या कहेंगे अपन? कवक जाल कहेंगे। इंग्लिश में इसको माइसेलियम कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कवक जाल समझ में आ गए। कवक जाल क्या है? ठीक है, कवक जाल। अब ध्यान से देखना। कवक जाल तक आपको समझ में आया? अब ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अपटीय कवक जाल। इसको और क्या कह सकते हैं अपन? संकोशिकी। दूसरा है पटीय कवक जाल। मतलब क्या है इनका? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। अपटीय कवक जाल कैसा होता है? इस प्रकार का। ये देखो, ये एक कवक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस भरे हुए होंगे। देखो ये इसके अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे, केंद्रक होंगे। देखो ये केंद्रक है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो कवक हैं सारे के सारे एक ही सेल के अंदर हैं। अगर मैं इस पूरे तंतु क्या मान लूं? एक कोशिका अगर मैं मान लूं ना, इस पूरे धागे को, इस पूरे तंतु क्या मान लूं मैं? एक कोशिका मान लूं, तो एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या हैं आपके? न्यूक्लियस भरे हुए हैं, बहुत सारे केंद्रक भरे हुए हैं, ठीक है। यहां पर कोई आपको कोई दीवार नहीं दिखेगी आपको। कोई ये जो आपके केंद्रक हैं इनके बीच में ये ऐसे कोई दीवार नहीं है। सारे एक ही रूम के अंदर इनको बंद कर दिया गया है, ठीक है। और ये धागा मैंने कहां से उठाया? ये जो जाल बनाया मैंने, इसको यहां से मालूम है, इस धागे को मैंने उठाकर और यहां आपको खोल के दिखाया है, ठीक है। अब बात करेंगे पटीय कवक जाल की। पटीय कवक जाल कैसा होता है वो देखो। ये क्या है? ये पटीय कवक जाल है, ठीक है। इसमें देखो हर केंद्रक जो है, हर दो केंद्रक के बीच में क्या लगी हुई है? दीवार लगी हुई है, पट लगे हुए हैं, ठीक है। हर दो केंद्रक के बीच में क्या लगे हुए हैं? पट लगे हुए हैं। इसलिए क्या कह दिया? पटीय कवक जाल कह दिया। और इनको अपटीय कवक जाल, क्योंकि यहां पर कोई सेपरेशन नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है, कोई भी पट नहीं लगा हुआ। समझ में आया या नहीं आया? ठीक बात है, चलो। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज। अब ये फाइकोमाइसिटीज क्या है? कवक जो जगत है, फंजाई जो जगत है, इसके अंदर क्या खबर पढ़ेंगे? इसके क्लास हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार क्लास है। ये चार क्लास पढ़नी है अपन को। जैसे अपने प्रोटिस्टा जगत के अंदर अपन पढ़ के हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड, प्रोटोजोआ, ये अपन पढ़ गए हैं ना। वैसे ही यहां पर पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज को, फिर अपन बेसिडियो, एस्को और ड्यूटेरो। ये आपकी इसमें क्लास है ना। तो ये इसमें जो फाइकोमाइसिटी जो क्लास होती है ना, फाइकोमाइसिटी जो क्लास होती है उसके अंदर अपटीय कवक जाल जो पाया जाता है। तो अपटीय कवक जाल का एग्जाम्पल क्या होगा? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब बात करें पटीय जो कवक जाल है, इसके एग्जाम्पल की बात करें।
तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बाकी जो क्लास बच गई ना वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपकी एस्कोमाइसिटीज हो जाएगी, एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटी जो क्लास है उसके अंदर जो कवक जाल कैसे पाए जाते हैं, पटीय कवक जाल जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा आपके हो जाएगी बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है, बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है उसके अंदर भी पटीय कवक जाल जो है वो पाए जाएंगे। उसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास है उसके अंदर भी पटीय कवक जाल पाए जाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि यहां पर अपटीय कवक जाल में क्या होते हैं, इसको ऐसे ना लिख के यहां लिखता हूं मैं, इसमें क्या है, बहु केंद्रित होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहु केंद्रित। ठीक है, बहु केंद्रित का मतलब क्या है, एक ही कोशिका के अंदर देखो बहुत सारे क्या भरे हुए हैं, केंद्रक भरे हुए हैं, इसलिए क्या कह दिया इनको, बहु केंद्रित कह दिया। यहां पर देखो एक के अंदर क्या है, एक ही न्यूक्लियस है, एक के अंदर एक ही केंद्रक है, एक के अंदर एक ही केंद्रक है, एक के अंदर एक ही केंद्रक है। यहां पर कोई ऐसे दीवार तो बनी हुई नहीं है, तो सारे के सारे केंद्रक जो है ऐसे लग रहा है एक ही कोशिका के अंदर है, इसलिए क्या कह दिया इसको, बहु केंद्रित कह दिया इसको। समझ में आई बात? यहां तक बातें समझ में आई? तो ये पूरी इसकी क्या होती है, कायिक संरचना होती है। एक बार पूरा रिपीट करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखो, कायिक संरचना की बात करें थे, बॉडी स्ट्रक्चर की कोशिका भित्ति कैसी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ये ध्यान में रखना ना, सिर्फ काइटिन के चक्कर में पॉलीसेकेराइड को मत भूल जाना। अगर ऑप्शन में काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों दे रखे हैं तो उन पर ही टिक मारना, आपको सिर्फ काइटिन दे रखा है तो काइटिन पे टिक मारोगे। ठीक है, चलो, ये आपके एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक। एक कोशिक सिर्फ एक ही है, वो क्या है, आपका यीस्ट है। उसके अलावा एक कोशिक नहीं होते हैं कवक, बाकी सारे बहुकोशिक होते हैं। अगर कोई बहुकोशिक है, आपके सारे के सारे जो कवक है वो बहुकोशिक ही है, सिर्फ एक ही है, एक कोशिक तो है ना। तो ये कैसे होते हैं, तंतुमयी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फंजाई कैसे होता है, तंतुमयी। अभी तो मैंने बात कर ली। तंतुमयी, तंतु कैसे होते हैं, आपके लंबे होते हैं, पतले होते हैं और धागे जैसी संरचना है, जिनको अपन क्या कहेंगे, कवक तंतु कहेंगे। क्या कहेंगे, कवक तंतु कहेंगे। ठीक है, अब ये कवक तंतु के जो जाल है, कवक तंतु का जो जाल है उसको क्या कहेंगे अपन, कवक जाल कहेंगे। इंग्लिश में इसको माइसेलियम कहते हैं। ये देखो भाई, ऐसा जाल बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे, माइसेलियम कवक जाल कहेंगे। अब ये जो कवक जाल है वो अपटीय कवक जाल हो सकता है, जिसको अपन और क्या कह सकते हैं, संकोशिकी कह सकते हैं, और दूसरा पटीय कवक जाल होता है। ठीक है, पटीय कवक जाल के अंदर क्या लगे हुए होंगे, एक केंद्रक, दो केंद्रक के बीच में क्या लगा होगा, पट, दीवार लगी हुई होगी, इसलिए क्या कह दिया इसको, पटीय कवक जाल कह दिया। और अपटीय कवक जाल के अंदर कोई दीवार नहीं होगी, सारे के सारे न्यूक्लियस जो एक के अंदर ही भरे हुए होंगे। जो अपटीय कवक जाल है उसका एग्जांपल क्या है, फाइकोमाइसिटीज, और जो पटीय कवक जाल है उसका एग्जांपल क्या है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ भाई। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। बात करेंगे फंजाई में जनन की बात करेंगे ना, फंजाई में जनन की बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना भाई। पोषण की बात होगी, कायिक संरचना की बात होगी, अब जनन की बात करेंगे। तो फंजाई में जनन, ठीक है। तो फंजाई में जनन जो है आपका कायिक जनन भी पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, और आपका लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तीनों प्रकार के जनन आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें, फंजाई के अंदर आपको तीनों प्रकार के जनन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। कायिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों प्रकार के जनन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक एक की बात करते हैं। पहले बात करेंगे किसकी, कायिक जनन की। कायिक जनन की, कायिक जनन, इंग्लिश में कहेंगे इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। ठीक बात है। कायिक जनन में कौन कौन से हैं इसमें एक मुकुलन होता है, मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग। उसके अलावा इसके अंदर फीजन है, ठीक है, आपका विखंडन और फ्रेगमेंटेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हैं। किसके अंदर है वो मैं भी बताता हूं ना, ज्यादा डिटेल में अपन को कायिक जनन जो ज्यादा डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना है। एसेक्सुअल को अपन थोड़ा डिटेल में कर लेंगे और सेक्सुअल को डिटेल में करना है बस। ठीक है, तो कायिक जनन को डिटेल में नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार के होंगे। तो पहला मुकुलन,
मुकुलन। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। बडिंग। दूसरा है विखंडन। विखंडन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फीजन। फीजन। तीसरा है खंडन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, मुकुलन और विखंडन, मुकुलन और विखंडन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा? यीस्ट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ किस में होगा? यीस्ट में, सिर्फ यीस्ट में। ठीक है, तो आपको पूछे कि मुकुलन और विखंडन जो है किस में होगा, तो आप क्या कहोगे? यीस्ट में होता है। वहीं मैं बात करूं खंडन की, तो खंडन जो है बाकी सब में होगा, फ्रेगमेंटेशन जितने हो गए बाकी उनमें होगा ना। चलो, अब इनको अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पता ही मुकुलन क्या होता है। ठीक है, ये मान लो एक कोशिका है, इससे क्या निकलेगी? यहां से छोटी सी कोशिका निकलेगी और धीरे धीरे जो है ये कोशिका तो रहेगी और ये छोटी वाली कोशिका ये भी एक नई कोशिका बन जाएगी। ठीक है, ये आपका बडिंग है। विखंडन की बात करूं, विखंडन के अंदर क्या होगा? एक कोशिका ये दो में आपका डिवाइड हो जाएगी, विभाजन हो जाएगी। खंडन क्या होता है? ये मान लो एक कोशिका है, ठीक है, इसका छोटा सा भाग टूट के और नई कोशिका बना ले। जैसे अपन, मैं खुद का एग्जांपल लेके बताऊं आपको। मुकुलन क्या है? ये मेरा हाथ है, यहां से मेरा क्या मान लो छोटा सा हाथ और निकल आए और कल को पता लगे कि एक और नया प्रदीप बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका मुकुलन हो गया। विखंडन क्या होता है? ये मेरा हाथ जो है उसमें क्या हो जाए? विभाजन हो जाए। ठीक है, खंडन क्या होता है? कल को ये उंगली कट जाए और ये नई क्या है? नया मेरा जैसा नया एक और बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाए, क्या होता है? आपका खंडन होता है। ये तीनों प्रकार के होते हैं। कायिक जनन, इनको कायिक जनन के ये तरीके हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी? अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक जनन को डिटेल में करेंगे। चलो आ जाओ। तो दूसरे प्रकार का जो जनन है वो क्या है? आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और आप सबको जानते हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? वो अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका अलैंगिक जनन जो है वो कैसे होता है? अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन जो है आपका वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर नहीं पाया जाता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, माइसिटीज में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिडोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, बाकी सब के अंदर होगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों के अंदर क्या होगा? आपका अलैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब बात करिए अपन ने किसकी? कि अलैंगिक बीजाणु द्वारा क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। ये अलैंगिक बीजाणु क्या है? ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, ध्यान से देखो भाई। ये मान लो क्या है? ये मान लो क्या है? कवक है जी। चलो इसको ऐसे बनाता हूं मैं। ये मान लो क्या है? कवक है, बिल्कुल कवक है। अब ध्यान से देखो भाई इसको। ये कवक नॉर्मल है, इसमें क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेगी। ये कवक जो है वो कुछ इस प्रकार की संरचना जो है वो बना लेगी। ठीक है, और ये इस प्रकार की संरचना बनाएगी और इस संरचना में आप ध्यान से देखो, यहां पर ये जो केंद्रक है इनके चारों तरफ क्या लग जाएगी? ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाएगा। और फिर क्या होगा? ये जो इनके अंदर क्या होगा? ये माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करेंगे। इनमें क्या होगा? माइटोसिस।
माइटोसिस होगा। और माइटोसिस से होके क्या होगा, ये जो है एक की क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, दो की चार, पांच, चार की आठ, ऐसे जो है वो डिवाइड होती रहेंगी, विभाजन होती रहेंगी, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो है, ये जो आपके बीजाणु हैं, ये जो बीजाणु हैं ये बाहर निकलेंगे, ये बीजाणु जो है ये बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलकर ये जो बीजाणु हैं वो माइटोसिस करके एक नया जो है पूरा की पूरी क्या बना लेंगे, कवक बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो है इनकी साइकिल चलती रही। कवक थी, इसने ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया और इसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस होकर ये बीजाणु बने और बीजाणु ने फिर माइटोसिस करके क्या बना ली, कवक बना ली। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये जो कवक बने हैं ये किस प्रकार की, ये जो आपके बीजाणु बने किस प्रकार के बीजाणु है, अलैंगिक बीजाणु है। कैसे हैं, अलैंगिक बीजाणु है। लैंगिक बीजाणु भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे ना। तो ये कैसे किस प्रकार के अलैंगिक बीजाणु है, ठीक बात है। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड है क्यों, क्योंकि इसके अंदर कवक के अंदर, कवक कैसा होता है, कवक हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ठीक है, और ये माइटोसिस कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या है, अगुणित है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन आगे। अलैंगिक बीजाणु आपको समझ में आया कैसे क्या बनते हैं, बस इतना ही आपको समझना था। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं आपके अलैंगिक बीजाणु वो देखो आप, काम की बात वो है। चलो जी, पहला है आपका चल बीजाणु। कौन सा बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु। दूसरा है आपका धानी बीजाणु, धानी बीजाणु। तीसरा है आपका कोनिडिया, तीसरा है कोनिडिया, कोनिडिया। धानी बीजाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, या फिर इसको एप्लेनोस्पोर भी कहा जाता है, एप्लेनोस्पोर भी इसको कहा जाता है। वही मैं बात करूं चल बीजाणु की, तो चल बीजाणु को जूस्पोर कहा जाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, जूस्पोर, जूस्पोर। अब इनकी खास बातें लिखते हैं कि ये जो चल बीजाणु है किसके अंदर पाए जाते हैं। चल बीजाणु जो है कौन सी क्लास के अंदर पाए जाएंगे, तो चल बीजाणु जो है वो फाइकोमाइसिटीज के अंदर पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटी जो क्लास है उसके अंदर कैसे बीजाणु पाए जाएंगे, चल बीजाणु आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब नाम से ही पता लग रहा है चल बीजाणु मतलब ये चलने वाले होंगे, चल सकते हैं। और चलने वाले तभी होते हैं जब इनके अंदर क्या पाया जाएगा, कसाब पाया जाएगा, फ्लेजिला पाया जाएगा, तभी तो चल पाएंगे। ठीक है, ऐसे बीजाणु कैसे चल पाएंगे, तो ये क्या कैसे होते हैं, चल होते हैं, चल बीजाणु होते हैं। वो तो नाम से पता लग रहा है चल होते हैं, और चल होंगे तो इनके अंदर कसाब भी पाया जाता है, पता जाएगा, कसाब भी इनके अंदर पाया जाएगा। तो ये टिक का मतलब क्या है, पाया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, उपस्थित है, कसाब भी इसके अंदर है। और ये और कैसे होते हैं, ये होते हैं अंतरजातीय होते हैं। कैसे होते हैं, अंतरजातीय। अंतरजातीय को इंग्लिश में कहते हैं एंडोजीनस, एंडोजीनस। अंतरजातीय का मतलब क्या है, अंतरजातीय का मतलब सीधा सा है, ये जो बीजाणु बनेंगे ना, ये जो बीजाणु बनेंगे ये अंदर बनते हैं, जो कवक है उसके अंदर बनेंगे। जो बीजाणु बनेंगे ये कवक के अंदर बनेंगे, इसलिए क्या कह दिया इनको, अंतरजातीय कह दिया ना। अंदर बन रहे हैं इसलिए अंतरजातीय कहा गया है। ठीक है, चलो। और ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो मैंने आपको यहां बताया भी था कि ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात होगी चल बीजाणु की। फिर बात करें धानी बीजाणु, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर एप्लेनोस्पोर इसको कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो आप एक चीज नोटिस करो, फाइकोमाइसिटी जो क्लास है उसके अंदर चल बीजाणु भी पाए जाते हैं और उसके अंदर धानी बीजाणु भी पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, धानी बीजाणु भी हैं और चल बीजाणु भी इसके अंदर पाए जाते हैं। धानी बीजाणु के बारे में और खास बात क्या है, ये चल सकते हैं क्या, नहीं जी, अचल होते हैं। कैसे होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं सकते, क्या है, अचल है। अचल है तो इनके अंदर कसाब भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और ये भी कैसे होते हैं, अंतरजातीय होते हैं। अंतरजातीय मतलब इंग्लिश में एंडोजीनस, एंडोजीनस। अंतरजातीय एंडोजीनस का मतलब क्या है कि जो बीजाणु बनेंगे वो कवक के अंदर बनेंगे। ठीक है, अंदर बनेंगे। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। बताइए ये बात, तो
अगुणित होते हैं, इंग्लिश में बात करें तो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक बात है। फिर बात करें कोनिडिया की, ठीक है, कोनिडिया को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज तो हो गया भाई, फाइकोमाइसिटीज क्लास होगी, ठीक है। दो इस फाइकोमाइसिटीज के अंदर चल बीजाणु भी धानी बीजाणु भी है, ठीक है। और एक चीज और बताओ, अब कौन सी क्लास बच गई? बेसिडियोमाइसिटीज तो आपको पता है, उसके अंदर तो अलैंगिक जनन पाया ही नहीं जाता, पहली बात कर ली अपन ने। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर तो अलैंगिक जनन होता नहीं, फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। बच गई कौन सी? एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास बच गई है ना। तो ये जो कोनिडिया है किसके अंदर बनते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये दो क्लास हैं कवक फंजाई जगत के अंदर। इनके अंदर जो है आपको कोनिडिया जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो, ये भी कैसे होते हैं? कोनिडिया भी कैसे होते हैं? एचल होते हैं। जब एचल होंगे तो इनके अंदर कसाब भी नहीं होगा, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये अंतर्जातीय नहीं होते, ये बहिर्जात होते हैं। कैसे होते हैं? बहिर्जात। बहिर्जात का इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सोजीनस। बहिर्जात का मतलब क्या है कि ये क्या होंगे? कवक के अंदर नहीं बनेंगे ये बीजाणु, ये कहां बनेंगे? कवक के बाहर बनेंगे। कैसे बनेंगे वो दिखाता हूं अभी आपको, ना। तो इसको तरीका दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाए बस इतना। ये कवक है, कवक से क्या निकलेंगी? स्ट्रक्चर्स निकलेंगी, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बाहर निकलेंगी। कवक से कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बाहर निकलेंगी, और इन संरचनाओं पर क्या लगेंगे? आपके बीजाणु जो है इस प्रकार से बाहर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बीजाणु बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बाहर वाली साइड में बन रहे हैं, इसलिए क्या कह दिया इनको? बहिर्जात कह दिया, ठीक है। और ये जो आपके ये इनको क्या कहा अपन ने? अंतर्जातीय क्यों कहा इनको? क्योंकि ये कैसे ऐसे अंदर बन रहे हैं, कवक के अंदर बनेंगे। कवक के अंदर अगर बीजाणु बन रहा है तो उसको अंतर्जातीय एंडोजीनस कहा जाएगा। अगर कवक के बाहर अगर बीजाणु बन रहा है तो उसका कहेंगे अपन बहिर्जात कहेंगे, ठीक है, एक्सोजीनस कहेंगे। तो यहां पर देखो ये बाहर बन रहा है, कवक से बाहर बन रहा है ये, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं इनको? बहिर्जात कह दिया, ठीक है। बहिर्जात बने खाए, ठीक है। अब आगे देखो, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडीमधर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। कवक जाल पर ठीक है, ऐसे लिखो। तो जो ये क्या है? ये जो बहिर्जात जो आपके बीजाणु हैं ये विशिष्ट कवक जाल पर होते हैं, और उस विशिष्ट कवक जाल को क्या कहते हैं अपन? कोनिडीम धर कहते हैं, ठीक बात है। चलो, तो ये मैंने आपको क्या बताया? आपको अलैंगिक जनन बताया, किसके अंदर? आपकी फंजाई के अंदर। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अलैंगिक बीजाणु द्वारा होगा। अलैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं? ये कवक के अंदर क्या बन रहे हैं, ये इस प्रकार के आपको बीजाणु देखने के लिए मिलेंगे। इनकी वजह से क्या होता है, जो जनन हो रहा है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटी जो क्लास है फंजाई की, उसके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, ठीक है। चल एक होता है चल बीजाणु, एक होते हैं धानु बीजाणु, और एक होते हैं कोनिडिया, ठीक है। चल बीजाणु जो है वो फाइकोमाइसिटीज के अंदर पाए जाते हैं, नाम से चलेगा चल बीजाणु है तो चलेंगे, तो इनके अंदर कसाब भी पाया जाएगा। और ये कैसे होते हैं? अंतर्जातीय एंडोजीनस, मतलब कवक के अंदर बनेंगे, ठीक है। अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। धानी बीजाणु की बात करें तो ये भी फाइकोमाइसिटीज के अंदर पाई जाती है, और ये अचल होती है। तो आप एक चीज नोटिस करो, फाइकोमाइसिटी जो क्लास है उसके अंदर चल बीजाणु भी पाए जाते हैं और धानी बीजाणु भी पाए जाते हैं। चल बीजाणु चलने वाले होते हैं और धानी बीजाणु अचल होते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर दोनों तरह के पाए जाते हैं। ये भी अंतर्जातीय एंडोजीनस होते हैं और अगुणित होते हैं। फिर बात करें कोनिडिया की। कोनिडिया के एग्जांपल क्या है? एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आपको कोनिडिया जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी अचल होते हैं, बहिर्जात होते हैं, मतलब ये कवक के अंदर नहीं बनेंगे, कवक के बाहर लगेंगे, है ना। तो ये क्या है? आपके बहिर्जात होते हैं। और ये वो बहिर्जात आपके बीजाणु है, ये क्या है? विशिष्ट प्रकार की कवक जाल पर होते हैं, जिसे कोनिडीम धर कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई?
अब बात करेंगे अपन लैंगिक जनन की बात करेंगे। कायिक जनन अपना हो गया भाई, अलैंगिक हो गया। अब बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, इंग्लिश में बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बात है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें कि ये जो लैंगिक जनन है किससे होता है? ये लैंगिक बीजाणु द्वारा होता है ना। तो ये किसके द्वारा होता है? लैंगिक बीजाणु द्वारा होता है। इससे पहले लिखने से पहले पहले वाली लाइन वो लिखते हैं कि ये किसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो फंजाई जो जगत है इसके अंदर एक क्लास पाई जाती है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटी जो क्लास है उसके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है। अलैंगिक जनन कौन सी क्लास के अंदर नहीं होता? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन नहीं होता। और लैंगिक जनन कौन सी में नहीं होता? वो आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर नहीं होता। तो यहां पर लिख देते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन नहीं होता। ठीक है, लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणु द्वारा एक मिनट, लैंगिक जनन में लैंगिक बीजाणु का ठीक है। तो जो लैंगिक जनन है वो कैसे होता है? लैंगिक बीजाणु के निर्माण द्वारा होता है। और लैंगिक जो बीजाणु इनका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लैंगिक बीजाणु जो है इनका निर्माण कैसे होता है वो देखो। लैंगिक बीजाणु का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है आपके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में कहें तो मियोसिस विभाजन, इंग्लिश में मियोसिस द्वारा निर्माण होता है। चल रही है रिकॉर्डिंग? निर्माण होता है, चल तो रही है शायद, निर्माण होता है। तो ध्यान से देखो भाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक बीजाणु के निर्माण द्वारा ये आपका लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जो बीजाणु हैं इनका निर्माण कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक बात है। चलो, विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय इंग्लिश में फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ठीक है। तो जो आपके जो बीजाणु हैं, लैंगिक बीजाणु जो हैं वो बनते कहां पे हैं? वो बनते किसमें है? सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। और वो सुस्पष्ट जो संरचना उनको क्या कहते हैं अपन? फलनकाय कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ठीक बात है। चलो, अब यहां पर कौन कौन से प्रकार के बीजाणु उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले प्रकार का जो बीजाणु है वो कौन सा है? ज्यादा इधर आ गया। पहले प्रकार का कौन सा बीजाणु है? आपका ऊस्पोर। पहले प्रकार का जो आपका बीजाणु वो कौन सा है? ये वाला, पढ़ लेना क्या नाम है, ये जो भी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऊस्पोर, निशिस्तांड। ठीक है, तो ये इस प्रकार का है। दूसरा है आपका जाइगोस्पोर। तीसरा है एस्कस बीजाणु, इंग्लिश में जो कहेंगे एस्कोस्पोर। और चौथे प्रकार का जो है वो कौन सा है? बेसिडियम बीजाणु। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिडियोस्पोर।
स्पोर। अब इनकी जो डिटेल है वो अपन करेंगे, लेकिन उसको डिटेल को करने से पहले अपन क्या करेंगे, इनके बारे में आपको समझाऊंगा और वो समझने के बाद में अपन इनकी डिटेल को लिखेंगे। तो अभी अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो एक बार रुकना, पहले समझना, उसके बाद में नोट्स बनाना। अभी ये पेज में छोड़ रहा हूं, बाद में आके अपन इसको फिल करेंगे, है ना। तो पहले उसको समझेंगे, उसके बाद में यहां पर आके अपन फिल करेंगे। चलो आ जाओ समझते हैं। ये क्या बनाई मैंने, ये एक मान लो कवक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाता हूं मैं। ये मान लो एक कवक है और ये दूसरी कवक है, ठीक है। और मैं ये मान लेता हूं कि ये वाली क्या है, फीमेल है, और ये वाली क्या है, मेल है, ठीक है। ये मेल कवक है एक, और एक है फीमेल कवक, ठीक बात है भैया। और ये कवक कैसी होती हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं, सबको पता है कैसी होती हैं, एगुणित होती हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, एगुणित भी है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा क्या, वो ध्यान से देखना। इनके अंदर होगा क्या, इनके अंदर होगी प्लाज्मोगेमी। क्या होगी, प्लाज्मोगेमी। यहां होगी क्या, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होती है वो समझो पहले, सारी एनसीईआरटी के शब्द है भाई, ठीक है। प्लाज्मोगेमी क्या होती है, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन को कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये फीमेल है, ये मेल है, इनकी क्या होगी, यहां से इसके पास में एक कोशिका है, बिल्कुल इसके पास में यहां कोशिका है, इन दोनों की कोशिकाएं जो है ना, वो आपस में, उन दोनों कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, उनका आपस में दोनों मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, दोनों कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिल जाएंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, प्लाज्मोगेमी कहेंगे। तो ये जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद में ये दोनों कवक जो है वो कुछ इस प्रकार की हो जाएंगे, ध्यान से देखना। ये दोनों कवक जो हैं वो आपस में देखो जुड़ गए, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, ये यहां की कोशिका और यहां की कोशिका ने आपस में क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, आपस में मिल गई, ठीक है, आपस में मिल गई, तो प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी होने के बाद में क्या होगा, इसको एक बार मिटाता हूं मैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, ठीक है। ये आपस में यहां पर मिल गई, लेकिन इनके केंद्रक नहीं मिले अभी, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से तो एक दूसरे के हो गए हैं, लेकिन इनके आपस में दिल नहीं मिले हैं अभी, ठीक है। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक हो गए हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिले अभी। कैसे नहीं मिले, इनके देखो प्रोटोप्लाज्म इनका मिल गया ना, इन दोनों कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म तो आपस में मिल गया, लेकिन इनके केंद्रक जो है ना वो अभी एक नहीं हुए हैं, इनके न्यूक्लियस जो है वो अभी एक नहीं हुए हैं। दोनों इस एक ही कोशिका के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस अभी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको एक पॉइंट बताता हूं, अगर क्लास है फाइकोमाइसिटीज, कौन सी क्लास है, फाइकोमाइसिटीज अगर क्लास है ना, अगर क्लास कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही यहां पर प्रोटोप्लाज्म दोनों कोशिकाओं का मिलेगा, तुरंत बाद क्या हो जाएगा, उनके अंदर ये न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो भी आपस में मिल जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर कौन सी क्लास है, फाइकोमाइसिटीज अगर क्लास है ना, तो उस क्लास के अंदर क्या होगा, अगर फाइकोमाइसिटीज क्लास के कोई मेंबर है, ठीक है, उनके अंदर ये हो रहा है, ये जो चीजें हो रही हैं, लैंगिक प्रजनन हो रहा है, प्लाज्मोगेमी हुई, दोनों कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिला, जैसे ही दोनों कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, दोनों केंद्रक पास पास में आएंगे और पास पास में आते ही आपस में मिल जाएंगे। अपन को पता ही नहीं लगेगा कि दो केंद्रक भी थे कभी, वो दोनों केंद्रक जैसे ही दोनों पास में आएंगे आपस में मिल जाएंगे। तो ये बात हुई किसकी, फाइकोमाइसिटीज की, जिसमें केंद्रक जो है वो जल्दी से मिल जाते हैं, दोनों के दिल आपस में मिल जाते हैं। तो ये बात यहां लिख देते हैं। फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, तुरंत
प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या होगा? तुरंत बाद केंद्रकों का संलयन हो जाएगा और इसको क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? केंद्र संलयन कहते हैं, जिसे केंद्र संलयन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कार्योगेमी कहा जाता है। कार्योगेमी, किस चीज को कहते हैं? कार्योगेमी। केंद्र संलयन को इंग्लिश में कार्योगेमी कहा जाता है। कहते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज अगर क्लास है तो उसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद केंद्रकों का संलयन हो जाएगा, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं, कार्योगेमी हो जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया अगर फाइकोमाइसिटीज क्लास नहीं हुई है, दूसरी क्लासेस हैं जैसे बेसिडियोमाइसिटीज हो गई, एस्कोमाइसिटीज हो गई और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अरे ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर तो पहले बता दिया, उसके अंदर तो लैंगिक प्रजनन होता ही लैंगिक जनन होता ही नहीं है ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो उसकी बात ही नहीं करनी है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज अगर क्लास हुई तो उनके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो तुरंत बाद दोनों के दिल आपस में मिल जाएंगे, दोनों के केंद्र आपस में मिल जाएंगे। लेकिन अगर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास हुई तो उसके अंदर क्या होगा वो देखो। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज नीचे लिखना पड़ेगा, बेसिडियोमाइसिटीज। अगर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज अगर क्लास है तो इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा कि एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक जो है वो मौजूद रहेंगे। एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक मौजूद रहेंगे। फाइकोमाइसिटीज के अंदर अपन को एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक अपन को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसके अंदर तुरंत बाद प्लाज्मोगेमी जैसे दोनों कोशिकाएं आपस में मिली, उसके तुरंत बाद क्या मिल जाएंगे? दोनों के केंद्रक भी मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज है, इनके अंदर अपन को एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक, इस प्रकार की जो अवस्था है अपन को देखने के लिए मिलेगी। और इस प्रकार की अवस्था को क्या कहते हैं? अपन डाइकार्योन फेज कहते हैं। ठीक है, चलो अभी दिखते हैं इसके बारे में। तो इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर अपन को द्विकेंद्रक अवस्था या फिर प्रावस्था देखने के लिए मिलेगी, जिसके बाद केंद्र संलयन होगा। केंद्र संलयन होगा। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने यहां पर। देखो प्लाज्मोगेमी हुई, दो कोशिकाएं आपस में मिली और जैसे ही दो कोशिका मिली तो दोनों के केंद्रक पास में आ गई। अगर वो फाइकोमाइसिटीज का कोई मेंबर है, अगर वो कवक किस क्लास की है? फाइकोमाइसिटीज क्लास की है, तो उसके अंदर तुरंत बाद क्या हो जाएगा? दोनों के केंद्रक जो वो भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के हुए तो जो केंद्रक है वो काफी टाइम तक आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपने क्या देखने मिलेगा? कोशिका के अंदर दो केंद्रक हैं, केंद्रक नहीं मिलेंगे काफी टाइम तक, है ना। तो दो केंद्रक हैं, इस दो केंद्रक वाली अवस्था को क्या कहते हैं? द्विकेंद्रीय प्रावस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइकार्योन फेज कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि कोशिका के अंदर दो ही न्यूक्लियस रहेंगे, नहीं, कभी ना कभी तो इनके दिल में आपस में मिल जाएंगे। इनकी जो केंद्रक है वो आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही अपन को द्विकेंद्रक प्रावस्था देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद क्या होगा? केंद्र संलयन हो जाएगा, दोनों केंद्र आपस में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे फाइकोमाइसिटीज के अंदर हुआ कि तुरंत बाद मिल गए दोनों केंद्रक, वैसा नहीं होगा। अपन को काफी टाइम तक देखने के लिए मिलेगा कि एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक मौजूद हैं। चलो यहां तक बातें हुई। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में कौन सी स्टेज आएगी वो देखो। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी वो ध्यान से देखो।
ये कवक है, ठीक है। और अब क्या हुआ, ये दोनों न्यूक्लियस जो आपस में मिल चुके हैं, बिल्कुल मिल गए थे ना। तो ये आपकी कोशिका थी और इसके अंदर जो है इसका न्यूक्लियस जो है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल गए और ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखो दो न्यूक्लियस आपस में मिले हैं, तो एक एन यह मिला, एक एन ये मिला, दो एन मिल गए, मतलब क्या हो गया, कंडीशन कैसी हो गई, 2n, मतलब द्विगुणित हो गया। कैसा हो गया ये, 2n द्विगुणित, डिप्लॉयड स्टेज हो गई। और आप सबको पता है दो कोशिकाएं आपस में मिली हैं और दो कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं अपन, अरे स्पर्म और ओवम, दो कोशिकाएं तो है, आपस में मिलते तो क्या बनाती हैं, जाइगोट बनाती हैं। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, ये जो जाइगोट बना है इसमें क्या होगा, ध्यान से देखते रहना। इस जाइगोट में क्या होगा, फलनकाय का निर्माण होगा। क्या होगा, फलनकाय का निर्माण होगा। ये जो जाइगोट बना है, ये जो जाइगोट बना है इसमें क्या होगा, फलनकाय का निर्माण होगा। कैसे होगा वो देखो, इधर मैं बात करूंगा किसकी, एस्कोमाइसिटीज की बात करूंगा, एस्कोमाइसिटीज की। इधर मैं बात करूंगा बेसिडियोमाइसिटीज की। दोनों के अंदर फलनकाय बनेंगे, दोनों के अंदर फलनकाय किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज की, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की, बात कर लेते हैं। तो ये अपनी कवक है, ये अपनी कवक है, ठीक है। और इस पर बनाते हैं अपन, ये अपना फलनकाय बना दिया मैंने इस पे, ये इस प्रकार का फलनकाय बन गया इस पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको क्या कहेंगे अपन, एस्कस कहेंगे। इसका नाम क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जो गोल गोल बनाया मैंने इसको क्या कहेंगे, एस्कस। इसको कहेंगे क्या, एस्कस। इसको कहेंगे स्टोक, स्टोक जो डंडी सी दिख रही है आपको उसको कहेंगे स्टोक। और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे इसको, फलनकाय, फलन, दोनों को मिलाकर कहेंगे इसको एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प को क्या कहेंगे, फलनकाय कहेंगे, एस्कोकार्प को क्या कहेंगे, फलनकाय, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्कोमाइसिटीज के अंदर कुछ इस प्रकार का बनता है। अब बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की। तो पहले तो वो कवक बना लेते हैं, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, कवक ऐसी नहीं होती है ना, समझ में आ जाए आपको, बस वो मेन है। इसमें कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसमें कुछ इस प्रकार का बनेगा, ध्यान से देखना भाई, इसमें कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। और यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो संरचना है इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे बेसिडियम, इसको कहेंगे बेसिडियम। और जो नीचे वाली जो डंडी इसको कहेंगे क्या, स्टोक कहेंगे, स्टोक कहेंगे। और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प कहेंगे, बेसिडियोकार्प कहेंगे। और बेसिडियोकार्प क्या है, फलनकाय है, फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। तो दोनों के फलनकाय अपन को पता लग गया, ठीक है। हुआ क्या, यहां पर देखो जाइगोट बन गया था, जाइगोट के अंदर क्या बना अपन ने, फलनकाय बनाया, ठीक है, फलनकाय बना। इसके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर इस प्रकार का फलनकाय बनता है और एस्कोमाइसिटीज के अंदर इस प्रकार का फलनकाय बनता है। अब दोनों के फलनकाय बन गए, इन दोनों के फलनकायों के अंदर क्या होगा वो ध्यान से देखो। ये दोनों के जो फलनकाय बने इनके अंदर होगी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इन दोनों के जो फलनकाय बने हैं उनके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, विभाजन होगा, मियोसिस होगी इसके अंदर, मियोसिस होगी। और मियोसिस होने के बाद में कैसी संरचना बन जाएगी, अगुणित, अगुणित बीजाणु, अगुणित बीजाणु का निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा। तो जो फलनकाय बनने के बाद में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा इन फलनकायों के अंदर। और फिर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में अगुणित बीजाणु जो है उनका निर्माण हो जाएगा। यहां से दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे, दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। कौन कौन से, अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करूं, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करूं तो कैसे बीजाणु बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बनेंगे
बेसिडियम बीजाणु, बेसिडियम बेसिडियम बीजाणु बनेंगे, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज में क्या बनेंगे, एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है उसके अंदर क्या बनेंगे, एस्कस बीजाणु बनेंगे। एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या बनेंगे, एस्कस बीजाणु। एस्कस बीजाणु। इन दोनों बीजाणुओं के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी अब इनके अंदर, और ये आगे जाके क्या बन जाएंगे, वापस इस तरह की संरचना बन जाएगी। ये दोनों बीजाणु बन गए, इन दोनों बीजाणु के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी, और ये इस प्रकार के वापस अडल्ट बन जाएंगे, है ना। तो ये अडल्ट बन जाएंगे, वापस ऐसे प्लाज्मोगेमी होगी, और इस प्रकार से जो साइकिल है पूरी चलती रहेगी। इस प्रकार से पूरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। ये पूरा आपका जनन है किसका, फंजाई का। अब मैंने आपको कहा था कि यहां पर अपन इसको फिल करेंगे, जो अपन ने पढ़ा है अभी, बस वही बातें अपन को यहां पर लिखनी है। क्या बातें हैं वो करने करेंगे, उससे पहले मैं क्या करूंगा, पानी पीऊंगा, ठीक है। तो अभी जो अपन ने पढ़ा है बस वही अपन को लिखना है, ठीक है। पहले बात करेंगे बेसिडियम बीजाणु से, स्टार्ट करते हैं। बेसिडियम बीजाणु किसके अंदर पाया जाएगा, आप सबको पता, नाम से पता लग रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पाया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा। संख्या में कितने होते हैं ये, संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये जो बेसिडियम बीजाणु संख्या में कितने होंगे, संख्या में 4, ठीक है। उसके अलावा इनके बारे में खास बात क्या है, ये अगुणित होते हैं, बिल्कुल अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। अचल होते हैं, कहीं फ्लैजिला की बात करी या नहीं करी अपने, तो अचल होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये बहिर्जात होते हैं, कैसे होते हैं, बहिर्जात। बहिर्जात का मतलब बता दिया, कवक के अंदर बन रहे हैं बीजाणु तो बहिर्जात होंगे, बाहर कवक के बाहर बन रहे तो बहिर्जात, और कवक के अंदर बन रहे तो अंतर्जात, ठीक है। चलो अब बात करेंगे एस्कस बीजाणु की। एस्कस बीजाणु किसमें पाए जाएंगे, एस्कोमाइसिटीज में पाए जाएंगे, एस्कोमाइसिटीज में पाए जाएंगे। संख्या में कितने होते हैं, संख्या में 4 से 8 होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी अगुणित होंगे, ये भी अचल होंगे, और ये कैसे होंगे, अंतर्जातीय होंगे, मतलब शरीर के अंदर बनेंगे। अंतर्जातीय, अब आप बोलोगे भैया ये अंतर्जातीय तो शरीर के अंदर बन रहे, ये बाहर, ये कैसे हुआ, देखो ध्यान से डायग्राम में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जो बेसिडियम जो है वो जो स्पोर है वो कहां बनेंगे, आपके जो बेसिडियम बीजाणु कहां बनेंगे, ये यहां बनेंगे, देखो इस पर ऐसे लग जाएंगे, तो ये शरीर के बाहर बन रहे हैं, और इसके अंदर क्या होगा, ये शरीर के अंदर बनेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, तो अंतर्जातीय क्यों है और ये बहिर्जात क्यों है। चलो अब बात करेंगे इनकी बात करते हैं। ऊस्पोर और जाइगोस्पोर, ये जो ऊस्पोर और जाइगोस्पोर है दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, ये दोनों ही फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं, फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये अगुणित नहीं होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये द्विगुणित क्यों होते हैं, ठीक है। अगर बीजाणु है तो वो तो हैप्लॉइड होना चाहिए, द्विगुणित इसलिए होते हैं क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो ये जाइगोट बना है ना, ये जो यहां पर जो जाइगोट बना था, अगर फाइकोमाइसिटीज का केस है और ये जाइगोट बना है ना, इसी को बीजाणु मान लेते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर। फाइकोमाइसिटीज के अंदर ऐसा फलनकाय आगे नहीं बनाना होता, इसे ये जो जाइगोट है इसी को ही क्या माना जाता है, इसी को ही बीजाणु मान लिया जाता है, इसलिए वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है, इसलिए वो द्विगुणित है। चलो द्विगुणित है। उसके अलावा यहां पर एक बात और लिख देता हूं, दो युग्मकों के सलयन से बनते हैं जाइगोट। अभी मैंने आपको जो बता दिया कि जाइगोट को ही क्या मान लेते हैं अपन, बीजाणु मान लेते हैं। तो यहां पर अपना जो कवक जनन जो है वो पूरा हो गया है। कवक के अंदर जनन कैसे होता है वो सारा पढ़ लिया अपन ने, कायिक जनन की बात कर ली, अलैंगिक की बात कर ली, लैंगिक की बात कर ली, पूरा डिटेल में बात कर लिया। इसके बाद अपन बात करेंगे जो क्लासेस हैं, जो ये आपकी कवक के अंदर जो क्लासेस हैं उनकी बात करेंगे। इनकी मोस्ट ऑफ बातें जो है, बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं जिनको अपन और भी करनी है, तो वो क्लासेस जो है वो कल करेंगे। 4 क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनकी बात करेंगे कल के लेक्चर में। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।